रामायण और गंगा, इनसे अलग करके यदि मैं अपने बचपन को देखूं तो उसमें कुछ शेष नहीं रहता। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती हैं, उस उम्र में मैं रामायण और गंगा से जुड़ी रही। ना कोई संगी साथी, ना बचपन की कोई सहेली। बचपन का नटखटपन, उधम, शोर, छेड़छाड़ मैंने जानी ही नहीं। ताई जी मुंह अंधेरे उठा देती। तारों की छांव में कार्तिक स्नान का पुण्य लाभ करने के लिए मुझे अपने साथ घसीटते हुए बरबस ले जाती। ठिठुरती सर्दी में गंगा के जल को देखकर ही कंपकपी छूटती थी, किंतु ताई जी बहुत ही कड़क थी। जो धक्का देती तो जल में डुबकी अनायास लग ही जाती, और फिर एक डुबकी के बाद तो जाड़ा छू मंतर। गंगा के साथ जुड़ी थी भगीरथ की कथा। उनकी संकल्प शक्ति, आत्मबल, धैर्य और सहन शक्ति तथा अपने पूर्वजों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, उनके द्वारा किए गए अपराधों से उन्हें मुक्त कराने की अदम्य इच्छा, जिसने स्वयं उनके जीवन को आस्था युक्त, निर्मल और यशस्वी बनाया। भगीरथ के जीवन ने मुझे उस कच्ची उम्र में ही बहुत प्रभावित किया, और शायद यही कारण था कि मन में सदैव एक आत्मबल रहा, और एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैंने जो भी निश्चित किया उसकी अड़चनों को सदैव अनदेखा किया। गंगा के जुड़ाव की तरह ही रामायण के जुड़ाव ने भी मेरे जीवन पर एक स्थायी प्रभाव डाला। रामायण के चरित्रों में सबसे अधिक लगाव हुआ हनुमान जी से। गंगा जी के संदर्भ में ही मुझे मेरे एक मामा जी बहुत याद आते हैं। उनका नाम श्यामलाल था। उनसे मेरी बहुत पटती थी। हर महीने वह मुझे 10 रुपए देते थे। मैं उनकी लाडली भांजी थी ना, इसलिए। उन दिनों के 10 रुपए आजकल के 1000 रुपयों के बराबर तो होंगे ही। ये रकम खास मेरे लिए होती थी। मुझे बचपन से कपड़ों का बहुत शौक रहा। रंग बिरंगी बंबई के प्रिंट वाली साड़ियां और किताबें मिल जाएं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं पैसे इकट्ठे करती रहती, और जब काफी पैसे इकट्ठे हो जाते उनसे साड़ियां और किताबें खरीद लेती। उन दिनों बंबई प्रिंट की साड़ी 10-12 रुपए में आ जाती थी। मामा जी का व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य था। नियम से प्रतिदिन सुबह सुबह गंगा जी जाना और भांग घोटना उनकी दिनचर्या के अनिवार्य अंग थे। उन्हें कभी बीमार पड़ते नहीं देखा। अच्छी खासी तंदुरुस्ती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लाल गाल, मानो खून अभी टपका। बादाम, पिस्ता, मुनक्का डालकर घंटों भांग पीसते और बड़ा सा गोला एक ही बार में डकार जाते। उनके लिए घर में एक सिलबट्टा अलग रखा रहता था। गंगा मैया के बड़े भक्त थे। सर्दी, गर्मी, बरसात, तबीयत ठीक हो या खराब, चाहे तेज बुखार ही क्यों ना हो, सवेरे तड़के गंगा स्नान के नियम को कभी नहीं तोड़ा उन्होंने। निष्प्रिय, निश्चल, किसी संत फकीर की तरह। एक बार सबके कहने सुनने पर कुर्ते के लिए सोने के बटन बनवाए। रात को सिरहाने रखकर सो गए। सवेरे उठे तो गंगा स्नान को चल दिए। लाल कागज में लिपटे उन बटनों का ध्यान ही नहीं आया। जब गंगा जी से लौटे तो पता लगा कि बटन तो वह ले ही नहीं गए थे। खूब ढूंढ मची, सारा घर परेशान, किंतु मामा जी को कोई चिंता नहीं। बोले गंगा मैया चाहेंगी तो मिल जाएंगे, नहीं तो जिसके भाग्य के होंगे ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बटन मिल गए। सड़क पर, ठीक घर के नीचे, जहां जमादार झाड़ू भी लगा चुका था, और सैकड़ों पैर उस जगह से गुजर भी चुके थे, वहां बटन पड़े थे। बंदर महाराज जी उन्हें उठाकर ले गए थे, और जब उन्होंने पाया
कि उनके काम की चीज नहीं है तो माला के दानों की तरह उन्हें बिखेर कर पेड़ पर जा बैठे थे। आदमी का मन जब एक सत्य से, एक रास्ता से ऊब जाता है तब वह विचित्रताओं की ओर भागता है, कुछ अलग करना चाहता है, कुछ करने की, अपनी पहचान बनाने की सामर्थ्य भी उन्हीं में होती है जो नियति और परिवेश के सामने घुटने नहीं टेकते। ऐसे व्यक्ति एक धुरी के इर्द गिर्द परिक्रमा नहीं करते, वे नई संभावनाओं की तलाश में रहते हैं। मेरे एक और मामा जी थे जिनकी अब धुंधली सी याद भर है। ऐसे ही थे, वह साइकिल पर विश्व भ्रमण के लिए निकले थे। साथ में एक मित्र और था। अपनी यात्रा के किस मोड़ तक वे पहुंचे ये तो याद नहीं, पर सुना था अखबारों में उनके फोटो छपे थे। बड़े आडंबरों के साथ उन्हें अपनी संकल्प यात्रा पर भेजा गया था। आज यह एक आम बात हो सकती है जो अक्सर सुनाई पड़ती है, पर जिन दिनों की बात मैं कह रही हूं उन दिनों यह एक अभूतपूर्व घटना थी कि गली मोहल्ले का साधारण सा दिखने वाला छोकरा इतना बड़ा संकल्प लेकर दुनिया नापने चल दे। बहरहाल अपनी यात्रा के किन किन पड़ावों को उन्होंने पार किया ये तो मालूम नहीं, किंतु लौटते समय कुरुक्षेत्र में आकर वह बीमार पड़ गए। तभी हम लोग उनसे मिलने गए थे। बिस्तर पर लेटे थे, पर एक अजीब सी चमक उनकी आंखों में थी। यदि जीवन शक्ति ने उन्हें धोखा नहीं दिया होता तो वे प्रतिकूल हवाओं के विरुद्ध चलकर भी नए स्तंभों की नींव रखते। मुझे उन्होंने चावल का एक दाना दिया था जिस पर मेरा पूरा नाम और पता लिखा था। उस चावल के दाने को मैं बहुत दिनों तक सहेज कर रखे रही। हम करीब 15 दिन कुरुक्षेत्र में रहे थे। वे अपने अनुभव अक्सर मुझे सुनाते रहते। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है और सदैव याद रहेगी। एक दिन शाम के धुंधलके में एकदम मेरी आंखों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा था, परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने के लिए तुम नहीं बनी हो। जीवन में कुछ बनकर दिखाना, एक व्यर्थ यात्रा का प्रतीक मात्र बनकर नहीं रह जाना। उस दिन तो उनकी बात समझ में नहीं आई, परंतु बाद के जीवन में बहुत बार उनके ये वाक्य मेरे दिल और दिमाग पर हथौड़ियों की तरह चोट करते रहे। जुलाई की सुबह, क्लासेस लग चुकी हैं। 9वीं कक्षा का पहला पीरियड शुरू हो चुका है। तभी एक लड़की गोरी चिट्टी, लंबी, सुंदर, कटे बालों पर लाल रिबन बांधे क्लासरूम के बाहर से पूछती है, मे आई कम इन मैम? सारी निगाहें उसकी ओर उठ जाती हैं। बड़ी स्मार्ट लड़की है, जरूर पढ़ने में बहुत होशियार होगी। कैसे फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है। टीचर कहती हैं, कम इन। थैंक यू कहकर लड़की बैठने के लिए सीट खोजती है। एक सीट खाली है। दरमियाना कद की एक बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की इशारे से उसे अपने पास बुलाती है। पास की खाली सीट पर बिठा लेती है। पढ़ाई शुरू हो चुकी है, इसलिए बोलने का समय नहीं है। पीरियड समाप्त होने पर पूछती है, क्या नाम है, कहाँ से आई हो? सरोज, मध्य प्रदेश से, जबलपुर से। यहीं से मित्रता का सूत्रपात होता है। स्नेह का सागर दोनों को समेट लेता है। बातें चल निकलती हैं। तभी दूसरी टीचर आती है। खैर, रिसेस में बातें होंगी। घंटी बजती है। अभी तक संयम किए बैठी लड़कियां एक ही पल में उस आधुनिका से कतराकर बाहर लॉन में भाग जाती हैं। एक वेदना की छाया गोरे गाल को छूकर निकल जाती है। वही पूछती है, तुम क्यों नहीं गई उनके साथ? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों?
क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह जब पहले दिन इस क्लास में आई थी तो अकेली थी, और तब मेरा मन चीख चीख कर कह रहा था कि इन सबसे दूर कहीं ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां ना दूसरों के पदचाप हों, ना निगाहों के बाण। मैं स्वयं अपने से बातें करूं, अपनी पदचाप सुनूं, और कोई एक, केवल एक ऐसी रूह हो जो मेरे मन को मुझे पहचान सके और उन्हें छिपे अर्थों को स्वर दे सके। और फिर समोसे और मीठी इमली की चटनी के साथ बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मालूम पड़ा उसके पिता फ्रीडम फाइटर हैं, अरसे से जेल में हैं, अभी भी छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। माँ बीमार है, पति के गम में टीबी हो गई है, पंचगनी के सैनिटोरियम में हैं, आंखें छलछला उठती हैं। कोई बात नहीं, हमें देखो, हमारी तो माँ भी नहीं है, और पिताजी वर्षों पहले छोड़कर चले गए, वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। 6 भाई हैं, 2 बड़े 4 छोटे, बहन कोई नहीं, अब से तुम हमारी बहन हुई, कहकर मैं सरोज का हाथ पकड़कर लेती हुई और जबरन आवाज में उत्साह भरकर कहती हूँ, चलो औरों से परिचय कराते हैं। ये है सुजाता, ये है पुष्पा, ये है शकुंतला। दूसरा दिन अंग्रेजी का पीरियड था। डांसिंग डैफोडिल्स कविता पढ़ाई जा रही थी। सुनकर ऐसा लगा जैसे सपनों के देश में खो गए हैं। तभी टीचर ने सरोज से कुछ पूछा। हम सभी सोच रहे थे कि यह कटे बालों वाली फैशनेबल लड़की, जो पहले दिन से ही हमारे ऊपर अपनी अंग्रेजी की धाक जमा चुकी है, जरूर उसी फर्राटे से जवाब देगी। सबकी आंखें उसके मुख पर टिकी थीं, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। वह कुछ नहीं बता पाई। सारी क्लास की आंखें जैसे उसे बींधे जा रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। हम सब स्तब्ध। इंटरवल में पूछा, क्यों नहीं कुछ बताया? आता नहीं था तो क्या बताती? मध्य प्रदेश की और यहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है। घर में कोई बताने वाला नहीं है, बड़ी घबराहट होती है। मैंने पूछा, क्या घर में कोई नहीं है? तुम अकेली रहती हो? उसने कहा, नहीं, दादी हैं, एक बूढ़ी बुआ, बस। फिर उसकी आंखें छलछला आईं। मैं बोली, कोई बात नहीं, हमारे घर में तो हम ही पुरखिन हैं। छोटे छोटे भाई हैं, दूध पिलाना, नाश्ता बनाकर देना, स्कूल भेजना सब करके आते हैं। आज छोटे ने तो सारा दूध ही गिरा दिया और कुछ बनाने का वक्त नहीं था। अब भूखा होगा। मन बड़ा खराब हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। एक का दर्द दूसरे की चुभन बन गया और सारी औपचारिकताएं एक क्षण में सिमट कर खत्म हो गई। सरोज की और मेरी पसंद भी बहुत कुछ एक सी थी। वह भी रामचरितमानस की भक्त थी, बिना 2 चौपाइयां पढ़े घर से बाहर नहीं निकलती थी। समान रुचि, समान स्थिति के कारण हमारी दोस्ती पकती गई। ऐसा नहीं था कि उन दिनों गम का साया या अकेलापन ही हमारे जीवन को आक्रांत किए था। विनोद के क्षण भी आते थे। अक्सर सुबह के खाली पीरियड में लड़कियां घेर कर बैठ जाती, चिड़ियों की तरह चहचहाने लगती, कहती, शीला अपनी आंखें बंद करो करके चुपचाप बैठी रहो। मैं पूछती, भाई क्यों? तुम्हारी बंद सीपी सी आंखें और लंबी लंबी बरौनियां बहुत अच्छी लगती हैं। कौन सा काजल डालती हो? मैं हंसती, कुछ नहीं डालती हूं। गोरी तेरे नैना काजर बिन, सब खिलखिला पड़ी। ऐसे में पढ़ाई क्या होती?
हम और सरोज लॉन में जाकर बैठ जाते और परिचय की परत दर परत खुलती जाती, प्याज के छिलकों की भांति। सरोज के पिता बांके बिहारी पांडे स्वतंत्रता की लड़ाई के एक भागीदार थे। सन 42 के आंदोलन में जब सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने आए तो सबसे पहले बेटी ने ही बढ़कर पिता की आरती उतारी, तिलक किया। प्रभात फेरी में भी सरोज सबसे आगे रहती थी। उन्हें बी क्लास मिला था, इसलिए जेल में सब आराम था। सब लोग मिलने भी आते थे, मिठाई दे जाते थे, अच्छा खाना पीना मिलता था। चिट्ठियां जरूर सेंसर होकर जाती थी। सरोज और माँ को उन्होंने जेल से न जाने कितने लंबे लंबे पत्र लिखे हैं कि मामा वरेरकर ने उन्हें केले की खीर खिलाई। विनोबा भावे गीता का मराठी भाषा में रूपांतर कर रहे हैं। जबलपुर जेल में उन दिनों चोटी के साहित्यकारों और मनीषियों का जमघट था। सन 42 के आंदोलन और आज़ादी की लड़ाई के बारे में सरोज के माध्यम से ढेरों जानकारियां मिली। अखबारों की सुर्खियों में तो पढ़ते ही थे, परंतु उस माहौल में पनपी और बड़ी हुई अपनी सखी के मुख से सब कुछ सुनकर बहुत अच्छा लगता। कई बार सोचती, काश हम भी देश के कुछ काम आते, पर यहां तो घर का पूरा माहौल ही अलग है। लड़की होना मानो जंजीरों में जकड़े रहना, लड़के और लड़की एक रेखा के दो छोर। लड़कों पर सारा प्यार दुलार लुटाया जाए, पर वह पढ़े नहीं तो टीचर रखा जाए। मैं नहीं पढ़ूं तो किसी को कोई वास्ता नहीं। क्या फायदा ज्यादा पढ़ लिख कर, आखिर मुझे तो चूल्हा ही झोंकना है। लड़कों की आवारागर्दी और 100 खून माफ, और मुझे इन बंधनों में जकड़ कर रखना कि यहां नहीं जाना वहां नहीं जाना। इतनी रुकावटें कि 2 कदम भी कहीं आगे बढ़े तो साथ में एक भाई को लेकर जाओ, चाहे वह उम्र में मुझसे 10 साल छोटा ही क्यों ना हो। समय पड़ने पर वह क्या मेरी रक्षा करेगा, मुझे ही उसे संभालना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि ये सब बंधन रुकावटें केवल परिवार की ओर से ही थीं। वास्तव में रुकावटों के बीच रहते रहते मेरा अपना मन, अस्तित्व भी बंदी हो गया था। रुकावटों से जूझने के लिए मस्तिष्क अनेक बार हिम्मत करता, चिल्लाता, किंतु न जाने कहां से भय और शंकाओं के बादल घिर आते और विद्रोह की भावना तिरोहित हो जाती। ऐसे क्षणों में मन को शांति मिलती कानपुर के तपेश्वरी देवी के मंदिर में, जो मेरे घर के पास ही था। शाम होती और मैं छोटे भाई की उंगली पकड़कर तपेश्वरी जी के मंदिर की ओर चल पड़ती। फिर तो यह रोज का क्रम हो गया था, और जब तक कानपुर में रही यह क्रम बिना नागा चलता रहा। अपनी सब समस्याओं, सुख दुख का बोझ मैं अकेली क्यों उठाऊं? छोटे बर्तन में नदी नहीं उड़ेली जा सकती। इसी प्रकार समुद्र से कुछ बूंदे लेने का कोई अर्थ नहीं है। देवी माँ पर विश्वास किया है तो पूरी तरह से उनको ही समर्पित हो जाना चाहिए। सोचकर मन की आस्थाएं उन पर ही केंद्रित कर दी। माँ तपेश्वरी देवी जगदम्बा का ही रूप है। उनका मन तो ममता का अगाध सागर है, उसमें से मैं बूंद की अपेक्षा क्यों करूं? महासागर की अनंत जल प्रभाव में रोशनी देने वाली तो माँ भगवती ही हैं। जब विश्वास का अंकुर फूटा और उसने मेरी चेतना को झकझोरा, तब चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। सरोज से उसके पिता के बारे में अक्सर बातें होती थीं। उसकी बातचीत में आजादी के संग्राम की ही अधिकांश बातें रहती। कैसे प्रभात फेरियां निकलती हैं, कैसे लोग गांधी जी के पीछे पीछे चलकर आजादी पाने का स्वप्न देखने लगे हैं। ऐसा नहीं था कि केवल सरोज के माध्यम से ही ये बातें पता लगी। घर में अखबार आता था,
उसके द्वारा भी देश के हालचाल पता चलते रहते। बाहर के वातावरण में आज़ादी की लड़ाई का जो गर्म माहौल था, उसकी गर्म खबरें हम तक पहुंचती रहती थीं। घर और स्कूल की चाहर दीवारी के अंदर हम उस पर कमेंट भी दिया करते थे, किंतु जितना देते उससे ज्यादा लोगों से सुना करते। पर अखबार पढ़कर ऐसा नहीं लगता था कि उन घटनाओं से हमारा कोई सरोकार है, हमें भी उनमें भाग लेना चाहिए। मैं जिस परिवार और परिवेश में पली बढ़ी थी, वहां लड़कियों को तब इतनी आजादी नहीं थी। सरोज की बातों से कुछ अधिक जानने की ललक लगी। अभी तक केवल परिकथाओं में और उसके बाद चंद्रकांता संतति और भूतनाथ जैसी किताबों में ही दिलचस्पी थी, या फिर प्रेमचंद का गोदान या शरद साहित्य पढ़ती रहती थी। चंद्रकांता संतति और भूतनाथ का पढ़ना उन दिनों बहुत बुरा समझा जाता था। अक्सर हम किताब के बीच में चंद्रकांता उपन्यास रख लेते थे। कोई पूछता तो कह देते कि कोर्स की किताब है। ये किताबें, उनमें छिपी अय्यारी की कहानियां, तिलिस्मियों की घटनाएं इतनी रोमांचक और रुचिकार होती थीं कि एक बार में ही पूरा उपन्यास खत्म करने का मन करता था। रात देर तक बत्ती जलती देखकर डांट भी पड़ती थी, किंतु चंद्रकांता और भूतनाथ मुझसे छोड़ा नहीं जाता था।